मेडल मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज जमाल शाह साहब मौजूद हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये कराची प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए और गवर्निंग बॉडी और सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उनसे मुलाकात की और इन्होंने अपनी जो वजारत संभालने के बाद कि अब तक की जो प्रोग्रेस है वो हमारे सामने बयान की और वो हालात भी बताए कि जिनका इन्होंने सामना किया बहैसियत आर्टिस्ट और एक कल्चर प्रमोटर की हैसियत से। तो मैं एक बार कराची प्रेस क्लब की तरफ से और हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से जमाल शाह साहब की आमद पर इनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं दरख्वास्त करूंगा जमाल शाह साहब से कि वो कुछ गुफ्तगू जो है वो मीडिया के सामने जो है रखें। बहुत शुक्रिया। कराची प्रेस क्लब से मेरा ताल्लुक़ बड़ा पुराना है। 19 मेरा ख्याल है कि 84 से मैं यहाँ आता रहा हूँ। कई दोस्त थे। जब भी आता हूँ मुझे अपनायत महसूस होती है। आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ आने की इज़्ज़त बख्शी आपने। मैं समझता हूँ कि कोई भी कौम, कोई भी मुल्क उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उस मुल्क को कौम या वहाँ रहने वाले लोगों का जो कल्चरल तशख़्ख़ुस है, कल्चरल आइडेंटिटी मजबूत ना हो। अगर हमारी कल्चरल आइडेंटिटी मजबूत नहीं होगी तो हमारी कौमी तशख़्ख़ुस या कौमी आइडेंटिटी भी मजबूत नहीं हो सकती। मेरे नज़दीक कल्चर एक ऐसी नेमत आप समझें कि जो फ़र्द को अपने गिरदोपेश के साथ, अपने आप के साथ, ज़ात के साथ, ज़मीन के साथ, वतन के साथ एक बहुत ही इंटीमेट रिश्ते में जोड़ता है। और ये रिश्ता एक तरफ क्रिटिकल होता है, दूसरी तरफ क्रिएटिव होता है। और इस तिकोन की वजह से फ़र्द जो है वो एक ऐसे सफ़र पे चल पड़ता है जो आगाही का सफ़र होता है। उसे पता चल जाता है कि वो किस ज़मीन पे रह रहा है और ज़मीन में क्या नेमतें हैं, क्या इम्कानात हैं, क्या तारीख़ है, क्या कल्चरल हेरिटेज है, क्या कल्चरल हिस्ट्री है। जब वो इस तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हो जाता है तो वो एक तवाना इंसान बन जाता है। इसलिए कि आगाह इंसान जो है उसका जहन मुनव्वर और रोशन हो जाता है। जब आप आगाह हो जाते हैं, क्लैरिटी आपको मिलती है, तो आप इन्फॉर्म डिसीजन मेकर बन जाते हैं। आप अच्छे फ़ैसले न सिर्फ अपने आप के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए या पूरे वतन के लिए कर सकते हैं। और इन्फॉर्म डिसीजन मेकर ही एजेंट्स ऑफ चेंज होते हैं जो मुल्कों को और कौमों को तब्दीली की तरफ माइल करते हैं और बेहतर से बेहतर इम्कानात की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हमारी वजारत का मुद्दत जो है, टाइम जो है वो बहुत महदूद है। हमने कुछ चीज़ें सोची हैं जो इन चंद माह में मुमकिन है कि हम कर सकें और वो इसलिए हम इस पे इन तमाम चीज़ों पे तवज्जो दे रहे हैं, 2-3 चीज़ों पे, कि आने वाले इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए हम कुछ आसानियाँ या ऐसे मैकेनिज़्म छोड़ जाएं कि वो बहुत आसानी से इस सफ़र को आगे बढ़ाएं। इसलिए कि किसी भी मुल्क का कल्चरल हेरिटेज जो है वो उस मुल्क की बेहतरीन शनाख्त होती है और उसी शनाख्त को लेके आप दूसरे तमाम ममालिक और तमाम दुनिया को एड्रेस कर रहे होते हैं और एक दूसरे को और अपने करीब आने की दावत उनको दे रहे होते हैं। तो ये बेहतरीन ज़रिया है पूरी दुनिया के साथ एस्थेटिक ब्रिजेस कायम करने का और बेहतरीन ज़रिया है अपने मुल्क की आबादी को आगाह करने का, अपने वतन को तरक्की की राह पे चलाने का और इस मुल्क को पीसफुल मुल्क बनाने के लिए। आपके अगर कोई सवाल हों तो मैं जी मतलब देखें, पाकिस्तान 24.5 करोड़ आबादी का मुल्क बन चुका है, लेकिन शर्म की बात है कि सिनेमाओं की तादाद सिर्फ 150 है या उससे भी कम है और इन सिनेमाज में भी 80% वो सिनेमा हैं जिनमें आम पाकिस्तानी दाखिल होने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि जब तक इस मुल्क में 4000 के करीब सिनेमाज नहीं होंगे और उन सिनेमाज में भी बहुत बड़ी तादाद ऐसे सिनेमाज की ना हो कि
जिसका टिकट लेना बहुत आसान हो, ताकि पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सिनेमाओं में जाके तफरी एंजॉय कर सके। तब तक आपकी फ़िल्म की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। आप कब तक 70 करोड़ रुपए खर्च करके मौला जट बनाएंगे? बहुत अच्छी फ़िल्म थी, लेकिन क्या मैं बना सकता हूँ? मैं 70 करोड़ जमा कर सकता हूँ, आप 80 करोड़ कर सकते हैं, आप 90 करोड़ कर सकते हैं। अगर कर भी लें तो क्या आपकी लोकल मार्केट जो है वो आपको वो पैसे वापस कर सकती है, रिकवर कर सकते हैं आप? नामुमकिन है। जब तक सिनेमास की तादाद ना हो, आपकी बेहतरीन कोशिश भी रायगां जाएगी। तो हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, ताकि बहुत बड़ी तादाद में सिनेमास बने, प्लॉट्स आसानी से मिलें और कुछ अरसे के लिए इन सिनेमास को टैक्स में थोड़ी सी छूट दी जाए। मैं नहीं समझता कि टैक्स टोटली ख़त्म करना चाहिए। टैक्स हर फर्द को देना चाहिए, हर इदारे को देना चाहिए, सिनेमा सेक्टर को भी देना चाहिए, लेकिन फैसिलिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है ताकि कम मुद्दत में ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमास बने। और जब ये सिनेमास बनेंगे इतनी बड़ी तादाद में, तो ये सिनेमास डिमांड करेंगे कि जी कंटेंट लाया जाए। इन सिनेमास की वजह से बेशुमार लोग फिल्में बनाना शुरू कर देंगे। एक छोटी सी छोटी फिल्म भी कम से कम 100 लोगों को रोज़गार फराहम कर सकती है, तो बड़ी फिल्म तो 500-600 लोगों को कर सकती है। बड़ी तादाद में 200-300 फिल्में अगर हर साल बने तो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार के बाद कितना बड़ा कारोबार सिनेमाज में होगा। और ये सिनेमा सिर्फ कारोबार के लिए नहीं होंगे, फ़िल्म एक ज़बरदस्त ज़रिया इजहार है जिसके ज़रिए आप ना सिर्फ एंटरटेन हो सकते हैं बल्कि एजुकेट भी हो रहे होते हैं और मोटिवेट भी हो रहे होते हैं कि आप बेहतर से बेहतर कंट्रीब्यूट करें अपने माशरे को। और फिल्म जो है नेशनली या इंटरनेशनली आपके कौमी तशख़्ख़ुस का बेहतरीन इजहार भी है। जी मैं नहीं समझा आपकी बात। आर्कियोलॉजी देखें, नेशनल हेरिटेज जो है वो हमारी वजारत का हिस्सा है, नेशनल हेरिटेज और कल्चर। लेकिन डेवोल्यूशन के बाद सूबे में जो नेशनल हेरिटेज है वो हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है, जबकि असूलन सिर्फ कल्चर मिनिस्ट्री डिवॉल्व हुई थी। तो डेवोल्यूशन के बाद सूबों में जो नेशनल कल्चर हेरिटेज की साइट्स हैं वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। बहुत नुकसान हुआ है, कल्चर को भी नुकसान हुआ है, तालीम को भी नुकसान हुआ है। ये पहले तो इसके बारे में 1000 बार सोचना चाहिए था, लेकिन वो वक्त गुज़र चुका है। हमारी वजारत इस वक्त कोशिश कर रही है कि हम सूबों के साथ मिलजुल के ये जो साइट्स हैं इनको महफूज भी बनाएं, इनको एक्सेसिबल भी बनाएं, ताकि बाहर के तो टूरिस्ट आते रहेंगे, लेकिन हमारी इतनी बड़ी आबादी भी जो लोकल टूरिज़म है उसकी सूरत में इन जगहों पे जाना शुरू कर दे तो ये जगह बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, महफूज भी हो सकती है, और लोगों के हमारी नई पौध जो है, बच्चे जो हैं, नौजवान जो है, उनके इल्म में भी इजाफा कर सकती है। ये बताएं कि आपका कराची प्रेस क्लब के साथ आपका बड़ा पुराना रिश्ता है, जैसे आपने कहा कराची प्रेस क्लब की एक तारीखी हैसियत भी है, तो अब आपके पास क्योंकि मनसब भी है तो आप कराची प्रेस क्लब के साथ ज्वाइंट वेंचर में कोई चीज़ अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से करना चाहेंगे? ज़रूर आप कोई प्रोग्राम बनाएं, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जी हाँ, वो बात हो रही थी डांसिंग गर्ल की। डांसिंग गर्ल का एक वर्जन यहाँ है और जो ज़्यादा मशहूर वर्जन है वो दिल्ली में मैंने देखा था, आप शायद बॉम्बे में। ये पार्टीशन से कुछ अरसा पहले एक नुमाइश वहाँ गई थी जिसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, यहाँ से पहले लंदन गए थे, लंदन से वहाँ गए, फिर वहीं रह गए। ये उस ज़माने में फ़ैसला करने वालों ने वो चीज़ वहाँ अलाउ कर दी थी। मैं जब PNCA का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना उस ज़माने में मैंने ये इशू उठाया था
और इंडियन प्रेस ने मुझसे खासी बात भी की थी, और ये उनका ये कहना था कि ये तो एक शेयर्ड हेरिटेज है, वहाँ रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा जी बिल्कुल यकीनन शेयर्ड हेरिटेज है, इस ज़मीन से ताल्लुक़ रखता है, यहाँ होना चाहिए। आप आके देखें, आपकी बहुत सारी और जगह यहाँ है, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप आए। मेरा ख्याल है कि ये इशू जो है ये कभी ना कभी ज़्यादा ज़ोर और शोर से उठाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी, बहुत Thank you, शुक्रिया। नहीं जी, नेशनल म्यूज़ियम जो है वो हमारी मिनिस्ट्री का हिस्सा है, और उसको हम ज़्यादा फ़हाल, ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। आइए।